हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पीजीटी केमिस्ट्री स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका हम डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक मैं आपको 3 पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसमें कि हमने पहले 60 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा पार्ट नंबर 4 रहेगा, जिसमें कि हम लास्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 61 से लेके 80। इस पेपर में आपसे 80 क्वेश्चन ही पूछे गए थे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। 20 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके से रिलेटेड आपका पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग के पीवाईक्यू सॉल्यूशन का 4th पार्ट, और इसमें केमिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने पहले के तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट, तीनों पार्ट कंप्लीट, अब चारों पार्ट कंप्लीट होने के बाद पेपर के एनालिसिस के ऊपर वीडियो आएगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे, किस लेवल के थे, है ना, और ग्रेजुएशन के थे या नहीं थे, 11th 12th लेवल के थे। पूरा एक डिटेल वीडियो आएगा जिसमें इस पेपर के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका सब्जेक्टिव पेपर हुआ था उसका भी वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आप या आपका कोई भी नॉन स्टूडेंट एचपीएससी के इस पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, या फिर कोई भी ऑल इंडिया लेवल के पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो हमारे पढ़ रही केमिस्ट्री ऐप के ऊपर बड़े शानदार कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलेंगे। 11 से लेके एमएससी लेवल तक के सारे टॉपिक्स क्लियर है। टेस्ट सीरीज आपको ऑब्जेक्टिव वाली भी मिलेगी और सब्जेक्टिव वाली भी मिलेगी। पीवाईक्यू का सॉल्यूशन मिलेगा, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एचटेट, इसके अलावा वेरियस टाइप के पीजीटी एग्जाम के वीडियो सॉल्यूशन कोर्स में अवेलेबल है। जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनकी आपको स्लाइड्स मिल जाएगी, पीडीएफ्स मिल जाएगी, मेंटरशिप कि भाई पूरा एनालिसिस करके, है ना, कि कहां से कैसे कैसे आप प्रिपेयर करें ताकि आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाए। उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी वीडियो आपको इस कोर्स में बताई जाती है, पूरा आपको गाइड अच्छे से किया जाता है। इस कोर्स को आप 3 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, और 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। तीनों में को कंटेंट सेम है, ओनली वैलिडिटी का डिफरेंस है। ओके, तो भाई पढ़ रहे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप, यहाँ पे कोर्स मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई भी इशू आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 4। सबसे पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से आपसे पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का करेक्ट नेम क्या होगा आईयूपीएससी नेम? देखिए स्टूडेंट, ये आपका कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं ये आपका CH2 है, ये आपका NHCH3 है। अब सबसे पहले आपको यहां पे इशू ये आएगा, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। ये आपका एल्कीन है, एल्कीन, और ये आपका एमाइन है। अगर आप प्रायोरिटी देखेंगे, भाई हमें सबसे पहले क्या होता है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट, जो आपको प्रायोरिटी देनी होगी वो बेसिकली यहां से आपका प्रायोरिटी देना स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल अमाइन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, अमाइन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए देखो, नेमिंग आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। डबल बॉन्ड के बजाय अमाइन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अगर आपने वो पूरी टेबल देखी है, एनसीईआरटी में भी अवेलेबल, वहां से आप देख सकते हैं। तो अमाइन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो नेमिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। तो ये देखो, ये पूरा एक एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करेगा। ये पूरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करेगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? एन मिथाइल बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एन मिथाइल। 3 कार्बन हो गए प्रोप, और दूसरे नंबर पे इन आ गया, दूसरे नंबर पे आपका इन आ गया, है ना, और 1 पोजीशन पे आपका एमाइन आ गया, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, 1 पोजीशन पे क्या आ गया? तो ये एन मिथाइल यूज किया गया है, ये एन मिथाइल यूज किया गया है इसके लिए, है ना, ये एन मिथाइल यूज किया गया इसके लिए। और यहां से जैसे आपने प्रोप बनाई है, प्रोप, उसके बाद 2 इन आया, और 1 नंबर पे ही यहीं पे आपका क्या लगा हुआ? एमाइन। तो इसका जो आईयूपीएससी नेम आना था इस कंपाउंड का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चन थे, कोई मैकेनिज्म नहीं, बस ये पता होना चाहिए इस रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिएजेंट क्या है, बस इतना पता है, काम चल जाएगा। कोई मैकेनिज्म की नीड नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइन। पहली कंडीशन ये डाली है कि सिर्फ हमें 1 डिग्री एमाइन ही बनाना है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। देखो पहली बात, प्राइमरी अमाइन ही बनना चाहिए अल्काइल हैलाइड के साथ और विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो स्टूडेंट होता क्या है, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है, ये आपने क्या लिया, कोई एमाइड लिया, एमाइड, ये आपने लिया कोई एमाइड। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं Br2 या फिर I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहां पे आपको एमाइन मिलेगा नो डाउट, बट यहां पे देखो एक कार्बन और दो कार्बन। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की खास बात क्या होती है कि यहां पे एक कार्बन का नंबर कम हो जाता है। अगर आप ये वाला एमाइड लेते हैं 2 कार्बन वाला, तो आपको एक कार्बन वाला ही एमाइन मिलेगा। अगर आप 3 वाला लेते 2 वाला मिलता, 4 वाला लेते 3 वाला मिलता। कहने का मतलब ये है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी करके इसको बोला जाता है। यहां पे कार्बन का नंबर 1 कम हो जाता है, बट एग्जामिनर ने बोला था कि कार्बन का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं आएगा। सैंडमेयर रिएक्शन में तो आपका क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में तो बेसिकली ये एनलीन जो आप देख रहे हैं, एनलीन, अगर आप इस एनलीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, है ना, NaNO2 के साथ, तो यहां पे डाइजोनियम सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो सैंडमेयर रिएक्शन में आपको कुछ ऐसा हुआ बनता हुआ दिखाई देने वाला नहीं है, ठीक है, इसको आप हटा सकते हैं। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, स्टूडेंट दिस रिएक्शन इज वेरी फेमस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइंस। अगर आपको प्राइमरी एमाइंस का प्रिपरेशन करना है तो ये देखिए भाई, गैब्रियल थैलामाइड इसको बोला जाता है। यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे C डबल बॉन्ड O, इन दोनों को मिला दीजिए यहां इस कार्बन से, और इसी के ऊपर आपका क्या लगा होगा, ये X। और जब आप इसकी रिएक्शन, मतलब यहां से जब आप इसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हैं, ये भाई आपका N आ गया, N, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये रहा। और इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हैं बेस के साथ, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इसको बोला जाता है। तो यहां पे भाई प्राइमरी अमाइंस की फॉर्मेशन होती है, यहां पे RnH2 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, यहां पे NR लगा लो भाई, आप इसको इस तरीके से देख लीजिए। और खास बात ये होती है स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, खास बात ये होती है इस रिएक्शन की कि कार्बन का नंबर भी कम नहीं होता है, कार्बन भी उतने के उतने ही रहते हैं। तो जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है वो प्राइमरी अमाइंस की प्रिपरेशन फॉर्मेशन करती है, और वहां पे कार्बन का नंबर भी चेंज नहीं होता है, वहां पे कार्बन का नंबर भी चेंज नहीं होता है। रिएक्शन विद अमोनिया की अगर आप बात करोगे, ये तो बेसिकली क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट या अलग अलग टाइप के, जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारे पास CH3X है और ये आपने यहाँ पे अमोनिया लिया है, तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करता है और X यहाँ से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बन रहा होगा कि इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आपका CH3 आ जाएगा। इस टाइप से ये आपका यहाँ पे सोल्ट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये भी कोई आपका आप प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन करे ऐसा जरूरी नहीं है, कोई वेल फेमस रिएक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर आएगा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए भाई, अगेन पॉलीमर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसे पेन भी बोलते हैं भाई, पेन, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है इसको, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पेन इसको करके बोला जाता है। तो कह रहे हैं ये किसका कमर्शियल नेम क्या होगा इसका, तो स्टूडेंट इसका जो कमर्शियल नेम होता है दैट इज ओरलोन। इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, ओरलोन के नाम से जाना जाता है। आइए मैं आपको डेक्रोन, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, देखो इनके मैं आपको क्या बता देता हूं, मोनोमर्स बता देता हूं, आपसे पूछे जा सकते हैं फ्यूचर के एग्जाम में। तो PVC में क्या होता है, विनाइल क्लोराइड, देखो PVC की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका जो मोनोमर होता है दैट इज, ये आपका विनाइल क्लोराइड होता है, ये मोनोमर होता है PVC का। बेकेलाइट मिलके बनता है फॉर्मल्डिहाइड से, HCH, फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल से मिलकर बनता है आपका कौन, बेकेलाइट, ठीक है। और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, तो यहां पे क्या हो जाता है भाई आपका CH2, अगर आप यहां पे क्या लगा देते हैं CN, तो ये इससे जो बनेगा उसे ओरलोन या फिर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, मेरे पास यहां पे रेफरेंस आप देख लीजिएगा।
तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पोली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसको कि ओरलन के नाम से भी जाना जाता है, CH2CHCN। इसका जो आपका मोनोमर होता है दैट इज विनाइल साइनाइड होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा, विनाइल साइनाइड वही होता है। इसका यूज किया जाता है फाइबर्स बनाने के लिए, सिंथेटिक वूल बनाने के लिए। सेकंड, यहाँ पे जो बैकलाइट की बात मैंने की थी, बैकलाइट मिलके बनता है फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल से, फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल से। इसका यूज किया जाता है गियर बनाने के लिए, प्रोटेक्टिव कोटिंग एटसेट्रा, ठीक है। एंड डेक्रोन, डेक्रोन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज टेरिलीन, दैट इज टेरिलीन। तो ये भी दो से मिलके बनता है, इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर इथेन 1,2 डायोल, एंड साथ में यहाँ पे टेराथैलिक एसिड। इन दोनों की फॉर्मेशन, इन दोनों से मिलके आपका बनता है टेरिलीन या डेक्रोन। तो इस क्वेश्चन में चारों के चारों जो पॉलीमर्स गिवन है, मैंने उनके मोनोमर आपको बता दिए हैं। याद रखिएगा, फ्यूचर में पूछा जा सकता है कि डेक्रोन किसका कॉमर्शियल नेम है। तो किसका कॉमर्शियल नेम है? टेरिलीन का, है ना, किसका? टेरिलीन, है ना। या फिर इसके मोनोमर्स बताइए, ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 को ध्यान से देखिएगा और इसको भी देखना। पहले मैं इसका आंसर बताता हूं भाई। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल एक्स, जिनोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 8। 8 में से 2 की शेयरिंग यहाँ की, 2 की शेयरिंग यहाँ की, एक फ्लोरीन यहाँ लगाया, एक फ्लोरीन यहाँ लगाया, 8 होते हैं। 8 में से 6 की शेयरिंग होगी, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और एक क्या बच गया? लोन पेयर। एक क्या बच गया? लोन पेयर। तो यहाँ पे जो आपका स्टेरिक नंबर आएगा, देखो स्टेरिक नंबर में सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर काउंट करते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। तो स्टेरिक नंबर आ गया 5। तो इसके जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज sp3d, वो sp3d होगी। एंड यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री होगी उसे हम TBP बोल सकते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और दूसरी खास बात क्या होती है, अगर आप अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इसकी शेप की बात करोगे तो दैट इज सीसो, वो आपका क्या होगी? वो आपका सीसो होगी। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी आपका, इसका जो आंसर दिया गया ऑफिशियल आंसर की में, उसका मतलब इस क्वेश्चन को भी हटा लिया गया है ना। इसका कोई आंसर नहीं दिया गया, इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया है ना। देखिए भाई, जब पिछली बार ये पेपर हुआ था उस टाइम पे मैंने आंसर की डाली थी और एक स्टूडेंट ने बड़ी बहस की थी इस क्वेश्चन को लेके कि ये है, वो है, फलाना है ना, बहुत सारा कुछ हुआ था। लेकिन अब देखिए इसको हटाया गया। बाकी अगर आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, देखिए स्केयर प्लेनर कब बनता है? स्केयर प्लेनर तब बनता है जब हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, sp3d2। इसका मतलब ये तो बन नहीं सकता। टेट्राहेड्रल कब बनता है? जब हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, sp3 कहीं से भी नहीं बनेगी, इसको भी हटा दीजिए। टेट्राहेड्रल, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल इज लाइक दैट, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होती है ना। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, यानी कि ये भी नहीं बन सकता। इसका आंसर जो आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी दैट इज TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। इसका सही आंसर है। लेकिन भाई उस टाइम पे हो सकता है बच्चों ने रेफरेंस कुछ लगाए हों, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही बनती है इसकी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इज द करेक्ट आंसर। अगर आप चेक करेंगे बहुत सारे बुक्स में तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज सी, बट इसको एलिमिनेट कर दिया था इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेके काफी ऑब्जेक्शन लगे होंगे, तो HPSC वालों ने सोचा इस क्वेश्चन को ही हटा देते हैं। तो बाकी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 65, दिस इज कानिज़रो रिएक्शन। ये आपका कानिज़रो रिएक्शन है। आपको एक ऐसा एल्डिहाइड गिवन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। ऐसा एल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल ये आपने लिया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो इसी का आपका क्या बन जाता है? एसिड का सोल्ट बना देते हैं, इसी का एसिड का सोल्ट बना देते हैं, और इसी का आपका जो है अल्कोहल बना दिया जाता है, CH2OH। तो ये जो रिएक्शन होती है स्टूडेंट, इसका मैकेनिज्म भी बताया जा सकता है, ठीक है। इसी का ऑक्सीडेशन हो गया, इसी का रिडक्शन होगा। एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाए और एक ही कंपाउंड रिड्यूस हो जाए तो उसी को, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज कानिज़रो रिएक्शन, ये आपका कानिज़रो नेम रिएक्शन है। और कानिज़रो नेम रिएक्शन की खास बात क्या होती है?
ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो आपका कानिजरो रिएक्शन शो करते हैं। तो यहां पे आपको बेंजल्डिहाइड दिख रहा है, NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, अल्कोहल बना एंड उसी का एसिड का सोल्ट बना। द सेम रिएक्शन टेक प्लेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड, ये सेम रिएक्शन और कौन सा एल्डिहाइड शो कर सकता है? यहां तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो नहीं करेगा, ये तो अल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। अल्डोल कंडेंसेशन जस्ट रिवर्स होती है। अल्डोल कंडेंसेशन में ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। इसके पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी शो नहीं करेगा। इसके पास भी 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, इस कार्बन के ऊपर तीनों मिथाइल लगे हुए हैं, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कानिजरो रिएक्शन शो करेगा। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, जैसे ये रिएक्शन हुई है, बताइए इनमें से और कौन सी होगी? तो सी होगी, क्योंकि उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा भाई, क्या कहता है? मैच द सब्स्टिट्यूएंट टू स्टेटेड ओरिएंटेशन एंड एक्टिवेशन इफेक्ट एंड विच सेट इज इनकरेक्ट। आपसे इनकरेक्ट के बारे में पूछा है। सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट, ये एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग की बात होती कहां पे है? ये आपका बेंजीन है, बेंजीन, और इसके ऊपर ये कह रहा है अगर मैंने यहां पे OH नेगेटिव लगा दिया है, OH नेगेटिव लगा दिया है, तो बताइए ये क्या करेगा? स्टूडेंट आप सभी को ये बात पता होगी कि जो OH नेगेटिव है या ऐसे स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो +m इफेक्ट, +m या +r इफेक्ट के तौर पे काम करते हैं। रेजोनेंस के थ्रू अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, है ना। सबसे पहले अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बन सकती है? यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, ये रहा। सेम अगर आप इस डबल बॉन्ड को यहां ब्रेक करते हैं तो आपका जो अगेन नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, वो आपका यहां आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O। अगर इसको आप अगेन ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब नोट करने वाली बात क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज, देखो स्टूडेंट, जो +m या +r होता है ना, या जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही लगता है। ऑर्थो एंड पैरा पे, मेटा पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू मेटा पे चार्ज आता ही नहीं है। अगर मेटा पे चार्ज, देखो यहां पे कहां आया, या तो ऑर्थो पे आया या पैरा पे आया, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आया। इसलिए जो +m है या जो +h है, +r है, -r है, -m है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे ही लगते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये क्या कर रहा है, ये वाला जो ग्रुप है ये इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, ऐसे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग। तो OH नेगेटिव एक्टिवेटिंग होगा और ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। ये बात बिल्कुल सही है ना। आपसे इनकरेक्ट पूछा, ये तो सही है, हटा दीजिए। MEB क्या करेगा? MEB इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, +H के थ्रू देगा, है ना। तो मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, है ना, एक्टिवेट करेगा। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ये होगा, ये भी बिल्कुल सही है। NO2 नेगेटिव जो होता है ये -m के तौर पे काम करता है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, इसलिए डीएक्टिवेट करेगा। और ये बोल रहे हैं कि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। ध्यान से देखिएगा भाई, इसके बारे में समझते हैं कि ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों बोला गया है यहाँ पे कि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। देखो अगर आपने NO2 को मेटा पोजीशन पे लगाया होगा, है ना, NO2 को मेटा पोजीशन पे लगाया होगा, तो ये बेसिकली क्या करता है, बाकी सबसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा क्योंकि ये -m के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन ये मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको मेटा डायरेक्टिंग बोला जाता है। इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज सी। Cl नेगेटिव एक्टिवेटिंग नहीं होता है भाई। Cl जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता नहीं है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, इसलिए Cl नेगेटिव डीएक्टिवेटिंग होता है। क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग होता है। तो इसलिए सी इज इनकरेक्ट। सी यहां पे आपका इनकरेक्ट था, इसलिए इस क्वेश्चन का सी सही आंसर आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा भाई, SN1
consider the SN1 reaction of this if the concentration of iodide ion is double। तो बताइए रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट अगर आपको बता दिया है कि ये SN1 टाइप की रिएक्शन है, तो SN1 टाइप की रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, वही आपका आरडीएस होता है, वही आपका रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होता है। ये जो आप स्टेप 1 देख पा रहे हैं, यही इस रिएक्शन का आरडीएस होता है, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होता है। अगर यही आरडीएस है तो जो रेट ला एक्सप्रेशन आता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में जो ये सबस्ट्रेट आप देख पा रहे हैं, इसको मैं एक बार के लिए आर एक्स लिख देता हूं, सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है ना। SN1 रिएक्शन के लिए जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट जो आपका सबस्ट्रेट होता है उसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। अब आयोडाइड की कंसंट्रेशन कम कर लो, बढ़ा लो, घटा लो, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आरडीएस में आई नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। हाँ, SN2 में जरूर पड़ता है। SN2 में जो है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, वहां पे आपको जरूर देखने को मिलता, बट यहां पे कोई रोल नहीं होगा अगर ये SN1 टाइप की रिएक्शन है। तो ये कह रहा है अगर आपने आयोडाइड की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तब भी रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेट आपका सेम ही रहेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है, तो ये पूछ रहा है जो गैप होते हैं T2G एंड EG, ये आपका बताइए कि कितना होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, जो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये आपका स्प्लिट करते हैं और स्प्लिटिंग के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, ये यहां पे देखने को मिलता है जो आपका DXY, DYZ, DZX, इनको बोला जाता है T2G है ना, इनको T2G। और जो आपके पास होता है DX² माइनस Y स्क्वायर एंड DZ², इनको बोला जाता है EG। अब ये इसको बोला जाता है बैरी, ये आपका बैरिस, इसको देखो, इसको बोला जाता है यहां पे। तो इसके लिए ये अगर आप वैल्यू देखते हैं तो अगर डी क्यू की टर्म में बात करते हैं तो ये होती है आपका -4 डी क्यू, और इसी को 0.4 डेल्टा -0.4 डेल्टा ओ भी बोल देते हैं, और इसको बोला जाता है आपका +6 या डी क्यू, और इसी को हम 0.6 डेल्टा ओ भी बोल देते हैं। अगर आप इस पूरे डिस्टेंस की बात करेंगे पूरे की, ये आपका 10 डी क्यू होता है, 10 डी क्यू, और इसको बोला जाता है, इन दोनों को ऐड करके ये जो गैप होता है इसी को डेल्टा ओ बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं इसे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ। तो यहाँ पे भाई बड़ा सिंपल आंसर था इसका, दैट इज 10 डी क्यू इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? 10 डी क्यू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, इनमें से किसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगी? अमोनियम आयन आप देख सकते हैं, तो ये नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे है ना, 5, एक पॉजिटिव का मतलब एक किसी को डोनेट कर दिया, अब कितने बच गए? 4। चारों क्या करेंगे? एक एक बॉन्ड बना लेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो दिस इज योर अमोनियम आयन, ये आपका अमोनियम आयन है। स्टेरिक नंबर 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब स्टेरिक नंबर 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और इसकी ज्योमेट्री जो आएगी टेट्राहेड्रल। तो ये तो sp3 है भाई, हटा दो। BH4 नेगेटिव भी सेम टू सेम ऐसा बनेगा। बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव का मतलब एक किसी से ले लिया, 4 हो गए है ना, 4 हो गए। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज ही आएगा। अगर आप BH3 की बात करेंगे, बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों एक एक इसके साथ शेयर किया, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp2, क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 है, स्टेरिक नंबर 3 है। अमोनिया के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 की शेयर करी, सॉरी नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे भी स्टेरिक नंबर 1 2 3 ना, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का जो नंबर होता है वही आपका स्टेरिक नंबर होता है sp3। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, BH3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगी। BH3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगी। विच अल्कोहल हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ना, किस अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होंगे? स्टूडेंट ये बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट। तो अगर हम बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं मोलिकुलर वेट पे,
क्योंकि मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा तो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और अगर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। एक बात तो ये नजर आती है। तो सबसे पहले बोला ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है, यहाँ पे आपका OH, ये ब्यूटेन 1 ओल। उसके बाद देखो ये आपका 2 है ना, यानी कि ब्यूटेन 2 ओल। एक आपको बोल रहा है कि आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये देखो ये 3 हो गए, CH2 एंड OH, दिस इज आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। और एक बोल रहा है आपके पास टार्ट ब्यूटाइल, 1 2 3 4, ये रहा। तो स्टूडेंट देखिए है ना, इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, चारों के अंदर 4 कार्बन है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, क्योंकि अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो वांडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम होगी। अगर वांडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है, इसके बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट, और इसके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं है, ये लीनियर चेन है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, आपसे पूछा था हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसके होंगे, तो हम कहेंगे ए इज द करेक्ट आंसर, ब्यूटेन 1 ओल के आपका होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी एलिमिनेट कर लिया गया था, इस क्वेश्चन को भी हटा दिया गया था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर अगर आप ऑफिशियल आंसर की में जाके चेक करेंगे एक्स लिखा हुआ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटाफ्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा पेंटाफ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। SbF5 इजिली एग्जिस्ट कर जाता है, AsF5 इजिली एग्जिस्ट कर जाता है, PF5 आपको रेयर देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को नहीं मिलता, बट ये एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट बिस्मिथ वाला ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो आपका बिस्मिथ है, क्योंकि इसकी ना +5 नहीं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। इसलिए क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपको पढ़ाया जाता है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं वहां पे S वाले इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ज्यादा स्टेबलाइज होती है। तो ये तो पक्का एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो आंसर आना ही आना था। बट स्टूडेंट PF5 को लेके भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, बहुत सारे बच्चों ने लगाया कि ये भी कोई ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए इसको भी आपने, तो जैसे ही HPSC को लगा कि 2 ऑप्शन ठीक हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को ही वहां से एलिमिनेट कर लिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर देखो भाई, ये भी क्यों, फॉस्फोरस के ऊपर अगर आप 5 फ्लोरीन लगा देते हैं, ये भी कोई ज्यादा स्टेबलाइज पेंटाफ्लोराइड नहीं होता, बट ये एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन बिस्मिथ वाला एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर मेरे अकॉर्डिंग ए आना चाहिए। बट ये क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, उनको HPSC को लगा तो इसको रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। अब आपको बताया गया है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बताया है कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है X से Y, और ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ये बता दिया। यानी कि जो रेट ला एक्सप्रेशन वो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में x की पावर 2, क्योंकि ये बता दिया सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, अब ये करें, अगर x की कंसंट्रेशन को आपने डबल कर दिया है ना, अब ये क्या करें, अगर आपने x की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट बताइए। स्टूडेंट अगर आपने यहाँ पे x की कंसंट्रेशन को डबल किया होता तो ये k हो गया, इनटू में ये आपका 2x हो गया, तो जो रेट है वो आपका 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो क्या करेक्ट आंसर आना था, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर आना था, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें से किसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये आपका होता है फिनोल, है ना, ये आपके पास होता है फिनोल, और अगर इस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे आपने नाइट्रो लगा दिया है, तो हमें ये पता होता है स्टूडेंट कि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में जब एक ही कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिले, इसी को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो होता है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा,
पैरा में काफी दूर दूर हो जाएंगे, नहीं शो करेगा। फिनोल में कोई और दूसरा है ही नहीं, नाइट्रोइथेन भी नहीं करेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो ना। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉलिड था, जैसे ही आपने उसको हीट अप किया होगा, अमोनिया गैस बाहर निकली, HCl गैस बाहर निकली। तो बताइए कि एंट्रोपी क्या होगी। स्टूडेंट ये देखिए, पहले एक मॉलिक्यूल था, एक से दो बन गए, तो रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। रैंडमनेस ना, जो आपका भाई इसको देख ले, डिसऑर्डर आप बोल सकते हैं इसको, चलो ना, इसको आप क्या बोलो, डिसऑर्डरनेस। ये क्या करेगा, इंक्रीज। एक से दो बन रहे हैं, एक से दो बन रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब भी एंट्रोपी इंक्रीज करती है तो उसको पॉजिटिव साइन से दिखाया जाता है। जब भी एंट्रोपी इंक्रीज करती है उसको पॉजिटिव साइन से दिखाया जाता है। जब एंट्रोपी डिक्रीज करती है तो उसको नेगेटिव साइन से दिखाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, इसलिए यहां पे जो डेल्टा एस होगा, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, लेड इन वाटर कोज। अगर भाई पानी में लेड मिला होगा, लेड मेटल होगी, तो वहां पे किडनी डैमेज होने का खतरा रहता है। टोटली याद रखने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। इसको आप बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। द बायोलॉजिकल सिस्टम, द मेटल्स इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, है ना। कौन सी मेटल है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम यहां पे आपका करती है। तो स्टूडेंट एक तो कॉपर +2 एंड एक Fe+3। अगर आपने थोड़ा सा एडवांस लेवल का बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है ना, ग्रेजुएशन लेवल का बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, तो वहां पे आपको जैसे ब्लू कॉपर प्रोटीन हो गया, है ना, कॉपर प्रोटीन्स होते हैं आपके पास, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऐसे ही भाई आपका आयरन के भी काफी आपको ऐसे कंपाउंड मिल जाएंगे जो आपका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। जैसे कि साइटोक्रोम हो गया, साइटोक्रोम ऑक्साइडेज, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है कंपाउंड्स होते हैं, बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो करते हैं। तो कॉपर +2 एंड Fe+3 ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पे कौन इनमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो देखो यहाँ पे ये वाला तो ऑप्टिकल आइसोमर शो ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे POS आपको देखने को मिल जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये CO हो गया, यहाँ पे आपका क्लोरीन हो गया, यहाँ पे आपका क्लोरीन हो गया। अगर आप यहाँ पे NH3 लगा देते हैं, यहाँ पे आप NH3 लगा देते हैं, यहाँ पे आप NH3 लगा देते हैं, यहाँ पे आप NH3 लगा देते हैं, तो देखिए ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, सॉरी ये क्या हो गया भाई, ये रहा, चलो कोई नहीं। ये देखो यहां से अगर आप इनको कट करते हैं तो यहाँ पे POS प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे चाहे आप इनको ट्रांस लगा लो, चाहे आप इनको सिस लगा लो, कहीं लगा लो, इसमें भी POS होती है। ये फेसियल और मेरिडोनियल दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, दोनों में POS देखने को मिल जाएगी। ये भी शो नहीं करेगा। B वाला करेगा भाई पक्का, C भी नहीं करता, B वाला पक्का करता है। आइए मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखिए भाई ये आपने लिया CO और इनको सिस पोजीशन पे लगा लीजिए। ये क्लोरीन यहाँ पे होगा, ये क्लोरीन यहाँ पे होगा, इथाइलिन डायमीन एंड इथाइलिन डायमीन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे दिखा देता हूं, यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे दिखा देता हूं। अगर स्टूडेंट आप इसकी मिरर इमेज लेते हैं, अगर स्टूडेंट आप इसकी मिरर इमेज लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसकी यहां पे मिरर इमेज लेंगे तो मिरर इमेज कैसे आने वाली है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आएगी। ये क्लोरीन यहां पे था, ये वाला क्लोरीन यहां पे चला जाएगा, है ना, ये वाला जो नाइट्रोजन यहां पे चला जाएगा, यहां चला जाएगा ये, और एक नाइट्रोजन आपका यहां आ गया, एक ही नाइट्रोजन आपका यहां आ गया। अब देखो ये वाली दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या है आपका, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। तो ये क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा, B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो भाई आयरन होता है, मोलिब्डेनियम होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। Ru एसेंशियल में नहीं आता, कोबाल्ट एसेंशियल में नहीं आता, यहाँ पे Ru आ गया, नहीं आएगा आंसर। यहाँ पे सिल्वर एसेंशियल में नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वार्नर थ्योरी का क्वेश्चन है। अब आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव, कौन सा टेस्ट नहीं देगा Cl नेगेटिव का। बहुत सिंपल है भाई, देखो फर्स्ट में क्या है, ए ऑप्शन में 5 अमोनिया है, तो 5 अमोनिया को अंदर लेके आए और 1 क्लोरीन को अंदर लेके आए ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए। 1 क्लोरीन अंदर आएगा तो 2 क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे, तो 2Cl नेगेटिव है। ये तो पक्का ही टेस्ट शो करेगा। जो भी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं क्लोरीन, वो आपका पॉजिटिव टेस्ट शो नहीं करते, लेकिन ये जो बाहर दिखता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, ये आयनाइजेबल होते हैं और ये आपका टेस्ट शो करेंगे। तो ए वाला तो करेगा भाई। बी की बात करें तो बी में 6 के 6 अमोनिया अंदर आ गए, क्योंकि 6 अमोनिया है तो 3 क्लोरीन बाहर निकल गए होंगे, ये भी शो करेगा। अगर हम सी की बात करते हैं, अमोनिया 3 ही है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए क्लोरीन को भी जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर कोई भी आयनाइजेबल क्लोरीन नहीं है, तो ये Cl नेगेटिव का टेस्ट शो नहीं करेगा। ये Cl नेगेटिव का टेस्ट शो नहीं करेगा। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 80 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इन डीबे यूनिट इन द केस ऑफ बेंजीन, और उसके ऊपर लगा दो डाइक्लोरो, पैरा पोजीशन पे लगाना दोनों को। तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल हो गया भाई, बहुत ही सिंपल। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहां विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, क्योंकि लेस से मोर की तरफ दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो जो इसके डाइपोल मूवमेंट होगी वो 0 होगी। ये आपका नॉन पोलर टाइप का कंपाउंड रहेगा। ये आपका नॉन पोलर टाइप का कंपाउंड रहेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा HPSC पीजीटी स्क्रीनिंग 2023 का जो पेपर हुआ था, उसके 80 के 80 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पेड स्टूडेंट हेल्पलाइन पे नंबर पे कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। और भाई अब डिटेल एनालिसिस करेंगे पहले इस क्वेश्चन पेपर का, कि भाई जो सिलेबस में चीजें गिवन है क्या वहीं से पेपर आया है या उससे बाहर से पेपर आया है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा भाई, है ना। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पे मिल जाएगी, ऐप से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, या वहां पे इसको देख सकते हैं। और मैं इसकी पीडीएफ भी पूरे पेपर के सॉल्यूशन की प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिए, है ना, क्योंकि चैनल पे और बहुत सारा जबरदस्त कंटेंट आपको पीजीटी एग्जाम्स को लेकर देखने को मिलेगा। इस क्लास में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।